हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स फाउंडेशन क्लासेस अगेन। और आज जो मैं टॉपिक लेने वाला हूँ वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस विच आर प्रोमिनेंटली आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। सो क्या क्या बन रहा है आपके पास, लेट्स सी। फर्स्ट वन इज डू प्लांट ब्रीथ, देन रिक्वायरमेंट क्या है प्लांट को रेस्पिरेशन की। थर्ड पॉइंट इज दैट क्या क्या पार्ट्स हैं प्लांट के अगर वो रेस्पायर करता है। सो यहाँ से हमको मिल जाएंगे रूट, लीव्स एंड स्टेम। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन वी ऑल नो, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। एंड हाउ रेस्पिरेशन डिफर फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, क्योंकि हमको ये पता है कि ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस में सारी बन जाती है और रेस्पिरेशन में आप ऑक्सीजन को इनटेक करते हो। ओके, देन फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन क्या क्या होंगे। सो दैट वी हैव ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ETC। सो दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस व्हिच कवर दिस टॉपिक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो फर्स्ट क्वेश्चन पे पहले हम बात करते हैं कि क्या प्लांट्स रेस्पायर करते हैं या फिर क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं। Breathing requires oxygen, and we all know that during photosynthesis, by the help of stomata present in leaves, oxygen get released during photosynthesis. So, respiration कैसे करेगा plant? And the answer is कि yes, plant respire करते हैं, but उनके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है रेस्पिरेशन के लिए। जैसे ह्यूमंस के पास या फिर एनिमल्स के पास होते हैं, लंग्स हैं हमारे पास रेस्पिरेशन करने के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, बट प्लांट्स के पास ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है। सो वो प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीके से रेस्पायर करते हैं। ओके, सो व्हाट आर दोज पार्ट्स? तो दोज पार्ट्स आर रूट्स, यहाँ से रेस्पायर करेंगे, लीव्स स्टोमेटा के थ्रू रेस्पायर करेंगे, स्टेम यहाँ पे लेंटिकल्स के थ्रू रेस्पायर करेंगे। ओके, लेकिन अब बात वहीं आ गई कि आखिर प्लांट को रेस्पायरेशन की जरूरत क्यों पड़ी। सो सीधा सा सिंपल सा उसका जवाब है, आपको रेस्पायरेशन की जरूरत क्यों है? ओ पता नहीं रेस्पायरेशन की जरूरत क्यों है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। जब आप रेस्पायर करते हो तो आप क्या कर रहे हो, इस एयर को आप इनहेल करते हो, देन लंग्स में एल्वियोलाई के लेवल पे कुछ गैसेस एक्सचेंज होता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है, ऑक्सीजन आप अंदर कर लेते हो। सो द क्वेश्चन अराइजेज कि ऑक्सीजन आपको क्यों चाहिए। सो लेट्स मूव ऑन टू केमिस्ट्री फ्रॉम बायोलॉजी। एक प्रोसेस आपने वहां पे देखी होगी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है तो वो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी। तो जब हम ऑक्सीजन को रेस्पायर करते हैं, लंग्स उसको डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज कर लेते हैं और सीधे वो ऑक्सीजन दे देते हैं ब्लड में, ब्लड उसको दे देती है सेल में, सेल में है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया उससे रिएक्शन करता है और जो आपने ग्लूकोज खाया हुआ है बाय द डाइजेशन, उस ग्लूकोज को बर्न कर देता है या फिर उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, तो आपको एनर्जी मिल जाती है। देन प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग बींग्स, वी ऑल नो। तो प्लांट्स को भी तो अपने ग्रोथ के लिए ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, प्लांट्स को भी तो अपने ग्रोथ के लिए ग्लूकोज को बर्न करके एनर्जी बनानी पड़ेगी, बिकॉज प्लांट सेल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्स एनर्जी। सो वो ही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा होगा। जरा एक बार मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज कि दिस इज सेल, अ प्लांट सेल, आई विल मेक सेल वॉल ऑल्सो। ओके, सो न्यूक्लियस, लेट कंसीडर इट माइटोकॉन्ड्रिया, एंड दिस इज साइटोप्लाज्म। ओके, नाउ ऑक्सीजन यहाँ पे आई, ठीक है। जब ऑक्सीजन सेल के पास आएगी, प्लांट सेल के पास, तो प्लांट सेल के पास दो वहां पे मोड्स हैं। पहला मोड कि आप जो रेस्पायरेशन कर रहे हो वो केवल साइटोप्लाज्म के ही थ्रू कर लो, वी ऑल नो ये साइटोप्लाज्म है,
ठीक है। और या फिर आप इस ऑक्सीजन को साइटोप्लाज्म में ना भेज करके आप इसको माइटोकॉन्ड्रिया में भेज दो। ओके, सो दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, आप इसको माइटोकॉन्ड्रिया में भेज दो। अगर ऑक्सीजन साइटोप्लाज्म में ही जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगी, तो यहां पे कंडीशन आएगी ग्लाइकोलिसिस की। एंड इन केस कि अगर जो ये ऑक्सीजन आई है ये माइटोकॉन्ड्रिया में चली जाती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हैव ग्लूकोज, अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया में चली जाती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो अब साइकिल कहलाएगी वो होगी क्रेब्स साइकिल। सो हियर इट कम्स, glycolysis occurs in cytoplasm and Krebs cycle and ETC occurs in mitochondria। अभी आगे देखेंगे कि इनका क्या काम है, ATP जनरेशन काम है इनका, ATP जनरेशन जो कि आपके एनर्जी करेंसी है। आगे अभी इसको डिटेल में देखते हैं। तो ये सारी कंडीशन यहाँ पे आपकी बनने वाली है, इसीलिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी। वी ऑल नो दैट कि अगर ग्लाइकोलिसिस रहेगा ये कंडीशन रहेगी, सिर्फ आपको 2 ATP बनेंगे। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल के पास जाएगी, यहाँ पे 36 ATPs बनेंगे। बोलिए आप कौन सा ऑक्सीडेशन प्रेफर करोगे? सो वी ऑल नो दैट हम प्रेफर करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यहाँ पे हमको 36 ATPs मिल रहे हैं, जो कि एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा है इस 2 ATP से। तो सेल कौन से वाले सोर्स को ज़्यादा जाएगा? दैट इज क्रेब्स साइकिल। ठीक है, ओके। सो ये रिक्वायरमेंट वाली जो बात है वो हो जाएगी सेम एज इन एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स, सेम इट वर्क्स इन प्लांट्स। ओके, गॉट इट। नाउ अगर एक मोटे मोटे तौर पे हम इसको एक बार और क्लासिफाई कर लेते हैं, एक बार देख लें कि क्या होने वाला है। लेट्स सी, एरोबिक एनारोबिक प्रोस्पेक्ट से भी देखते हैं इसको। ओके, तो अब वो प्रोस्पेक्ट क्या कहता है, लेट्स सी। देखिए कि ग्लूकोज जो है अगर वो साइटोप्लाज्म में ही रहता है, ओके, तो यहां पे क्या होने वाला है, यहां पे होने वाला है ग्लाइकोलिसिस। ओके, अगर यहां पे ग्लाइकोलिसिस होने वाला है तो जो ये ग्लूकोज है ये कन्वर्ट हो जाएगा पाइरुवेट में। ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है, ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, और जो पाइरुवेट है वो आपका 3 कार्बन कंपाउंड बनेगा। ओके, नाउ अब यहां पे 3 मोड्स आने वाले हैं। अब यहां पे 3 मोड्स आने वाले हैं। ग्लाइकोलिसिस यहां पे हो गया। ओके, पहला जो फर्स्ट मोड रहेगा वो क्या रहेगा कि अगर ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो यानी कि ऑक्सीजन क्रेब्स साइकिल में जाएगा। ओके, तो यानी कि यहां पे क्या हो रहा होगा, क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोसेस, और प्रोसेस का नाम होगा क्रेब, या इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, वो आगे अभी देखेंगे। क्रेब साइकिल, फायदा क्या क्रेब साइकिल का यहाँ पे कि यहाँ पे आपको बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, और 36 ये मैं रब कर दे रहा हूँ, और 36 ATPs बनेंगे एनर्जी के फॉर्म में। ओके, सेकंड, अगर ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं है, O2 एब्सेंट, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो फिर यहां पे होगा फर्मेंटेशन, और ये क्या में होगा, ईस्ट सेल में, ईस्ट के कारण यहां पे फर्मेंटेशन हो जाएगा। ओके, फर्मेंटेशन ये सारा हम लोग देखते हैं अपने जो हमारे फूड इंडस्ट्रीज में काफ़ी यूज़ होता है।
ब्रेड बनानी है आपको, ढोकला बनाना है, डोसा बनाना है, सब जगह केक बनाना है, तो जो स्पॉन्जीनेस आ जाती है दैट इज ड्यू टू दी फर्मेंटेशन प्रोसेस, क्योंकि उसमें CO2 गैस जो है वो भर जाएगी। कैसे? क्योंकि अब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा इथेनॉल प्लस CO2, ओके। और यहाँ 36 ATP बन रहा था, यहाँ आपके पास बनेगा केवल 2 ATPs, 36 से 2 ATPs, ओके। नाउ ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गया, ऑक्सीजन एब्सेंट हो गया। अब अगर मान लीजिए ऑक्सीजन जो है वो लिमिटेड रहेगा, O2 लिमिटेड है, तो फिर ये केस आ जाता है एनिमल्स का, यहाँ पे मसल सेल में आएगा, मसल सेल में ये कंडीशन जाएगी। और इस मसल सेल में अब यहाँ पे बनेगा लैक्टिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में 2 ATP, तो भारी नुकसान। यहाँ 36 ATP अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऑक्सीजन लिमिटेड है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ATP ही आप ग्लूकोज से निकाल पा रहे हो, ओके। मॉलिक्यूल रॉ मटेरियल सेम है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इसी रॉ मटेरियल से आप 36 ATPs बना रहे हो, लेकिन अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो इसी मटेरियल से आप सिर्फ 2 ATP सेल को दे पा रहे हो। साथ में आप इथेनॉल और CO2 बना देते हो, यहाँ पे लैक्टिक एसिड और CO2 बना देते हो। ये जो लैक्टिक एसिड है ये क्या होता है, हमारे हाथ पैरों में जो दर्द होने लगता है जब हम सडनली बहुत ज़्यादा खेल लेते हैं, है ना, स्पोर्ट्स पर्सन जो उनको काफ़ी ये फील होता है, हमने कोई काम कर लिया ज़्यादा, तो लैक्टिक एसिड के कारण ये होने लगता है, ओके। सो यहाँ से ये बड़ा क्लैरिफाई हो रहा है कि रिक्वायरमेंट क्यों है, वाई डू वी रिक्वायर, या वाई डू प्लांट रिक्वायर रेस्पायरेशन और वी रिक्वायर रेस्पायरेशन, ओके, गॉट इट। Parts of plant which perform respiration, so they are roots, leaves and stems, okay। यहाँ पे leaves में आपके पास जाएगा स्टोमेटा, स्टेम में आपके पास होगा लेंटिकल, ये भी देखेंगे। इसके बाद टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एनारोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट है, ओके। देन डिफरेंसेस that also we will see but in later part of this video, and phases of respiration are glycolysis, Krebs cycle and electron transport chain। तो इसमें से glycolysis हमने यहाँ पे देख लिया, Krebs cycle यहाँ पे देख लिया, आगे इसको और डिटेल में देखेंगे, और जब ये देख रहे होंगे तब साथ में ETC भी देखेंगे, ओके। सो ये प्रीफेस हो गया इस चैप्टर का। अब यहाँ से जो हम शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे कि जो पार्ट्स हैं प्लांट के रेस्पिरेशन वो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, ओके। सो आप इसको नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम शुरू करेंगे रेस्पिरेशन इन, नोट डाउन इट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स बाय रूट्स, ओके। 3 चीजें हमको देखनी है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स बाय रूट्स, देन बाय स्टेम एंड बाय लीव्स। फर्स्ट टॉपिक जो हमने लिया अभी यहाँ पे वो बाय रूट्स। सो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 चीज़ें बहुत ही अच्छे से याद रखनी है। क्या क्या है वो? फर्स्ट वन इज कि रेस्पिरेशन रूट्स जो है वो कैसे कर रही हैं। आंसर इज बाय द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स, ओके। जो अंडरग्राउंड रूट्स में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, माइन्यूट हेयर्स होते हैं, है ना, एंड दे आर इन 1000 इन नंबर्स। नाउ सेकंड क्वेश्चन विल आस्क कि कौन सा प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है। सो द प्रोसेस इज डिफ्यूजन, ओके। डिफ्यूजन वी ऑल नो कि व्हेन किसी हायर कंसंट्रेशन से अगर लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कोई चीज़ फ्लो हो रही है विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ अ मेम्ब्रेन, देन वहाँ पे डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। कोई मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हमको जाना है, तो वही यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। एयर का कंसंट्रेशन इन सॉइल, जो वो ट्रैप्ड एरियाज हैं उसके जो वॉइड्स हैं वहाँ पे सॉइल ट्रैप रहेगी, और वहाँ से रूट हेयर उसको डिफ्यूज करके और रूट्स को दे देंगे वो, एंड देन रूट विल रेस्पायर, जैसे कि हम देख रहे थे, ओके। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। नाउ दूसरी चीज़ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है ये 3 क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं।
ओके, सो लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है अपने पास, दैट इज कि अगर कोई पॉटेड प्लांट है, गमले में कोई पौधा है और आपने उसको ज़रूरत से ज़्यादा पानी आप लंबे समय तक दे रहे हो तो वो प्लांट की डेथ हो जाती है, प्लांट मर जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों वो प्लांट की डेथ हो रही है? ओके, रीज़न इज़ वेरी सिंपल, जो भी यहाँ पे अपन ने बात करी। देखिए, हमको पता है कि रूट हेयर्स की मदद से ही रूट्स रेस्पायर कर रहे हैं, ओके, और वहाँ पे डिफ्यूजन का प्रोसेस होना है, और डिफ्यूजन किसका होना है? एयर का होना है। अब जब जिस पॉट में, जिस गमले में वो पौधा लगा है, वहाँ पे आपने ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे दिया, तो जो सॉइल का जो वो स्पेस है, जो वो पार्टिकुलर स्पेस है सॉइल में जहाँ पे एयर ट्रैप रहती है, अब वहाँ पे भर गया पानी। ओके, सो वहाँ पे जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो एयर स्पेस में भर जाएगा। तो एयर स्पेस में भर जाने के कारण वहाँ पे अब एयर अवेलेबल नहीं है, और एयर अवेलेबल नहीं है यानी कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर वहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो फिर कौन सा रेस्पायरेशन होगा? यस, दैट इज एनारोबिक रेस्पायरेशन। एंड वी ऑल नो, अभी देखा था हमने इस लेक्चर में थोड़ा पहले, कि जब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो जो ग्लूकोज होगा वो अब काय में कन्वर्ट होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल में, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ना कि अब आपका ऑक्सीजन रिलीज वहाँ पे हो रही है ना। तो वहाँ पे इथेनॉल वहाँ पे बन जाएगा और एनर्जी वहाँ पे रिलीज नहीं होगी। ओके, सो एल्कोहल प्रोड्यूस होगा जिसके कारण से प्लांट में डाई। ओके, सो सिंपली ये चीज़ हम यहाँ से समझ सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि ओके, आपने यहाँ बताया कि प्लांट जो है वो एरोबिकली रेस्पायर कर रहा है, लेकिन जब प्लांट छोटा होता है ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस, तो जो प्लांट है वो रेस्पायर करता है एनारोबिकली। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई? नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे नहीं है, इसको समझेंगे अच्छे से तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब प्लांट बिल्कुल अर्ली स्टेजेस में, यानी कि बिल्कुल जो सीड है, सीड से वो बिल्कुल जर्मिनेट हो रहा है, तो जब वो सीड से जर्मिनेट हो रहा है तो उन सीड्स के ऊपर क्या होता है? सीड कोट। और सीड कोट होने के कारण इनिशियल स्टेजेस में ऑक्सीजन अंदर डिफ्यूज नहीं हो पाती है, और अगर ऑक्सीजन यहाँ पे अलाउड नहीं है, ऑक्सीजन डू नॉट अलाउड इनसाइड, तो फिर वहाँ पे क्या होगा? प्लांट को अपने ग्रोथ के लिए एनारोबिकली ही रेस्पायर करना पड़ेगा। तो इनिशियली प्लांट एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सीड कोट ओवर द सीड। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर्ड। सेकंड क्वेश्चन ये भी आंसर हो गया। नाउ द थर्ड क्वेश्चन। ओके, जो जनरली कई बार हमको हमारे मम्मी पापा या बड़े भाई बहन हमको ये सजेस्ट करते हैं कि बेटा रात के टाइम पेड़ के नीचे नहीं सोना। ओके, सो रीज़न क्या है अब इसका कि दैट वाई वन शुड नॉट स्लीप अंडर अ ट्री एट नाइट। देखिए, इसका आंसर बिल्कुल सिंपल सा है। रेस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस दोनों ही साइमल्टेनियस प्रोसेसेस हैं। ओके, इन डे टाइम जब सनलाइट है तो फोटोसिंथेसिस हो रही है। ओके, अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो वहाँ पे बन रहा है ऑक्सीजन। रॉ मटेरियल हमको क्या चाहिए वहाँ पे? हमको रॉ मटेरियल चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, हमको रॉ मटेरियल चाहिए वाटर, इससे बनेगा ग्लूकोज और बनेगी ऑक्सीजन। ओके, तो ये डे टाइम में हो रहा है जब सनलाइट प्रेजेंट है। जब सनलाइट है तो ये हो रहा है। इसको बैलेंस कर देंगे हम इक्वेशन को, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6। ओके, बट अब रात हो गई तो नाइट में क्या हुआ? आपके पास ये प्रोसेस जो इसका लाइट फेज है फोटोसिंथेसिस का, वो स्टॉप हो जाएगा, उसका डार्क फेज शुरू हो जाएगा। ओके, तो जब लाइट फेज हो गया बंद, यानी कि ऑक्सीजन का बनना हो गया बंद। ओके, तो देखेंगे हम तो मोरोवर की जो फोटोसिंथेसिस है वो एक डे प्रोसेस है और रात में उससे ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रहा है। बट रेस्पायरेशन एक 24 आवर्स का प्रोसेस है। तो रेस्पायरेशन जो है दैट हैपन थ्रू आउट डे एंड नाइट। सो इन डे टाइम ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है ना, when it compared to the amount of कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट काफ़ी कम है, और डे टाइम में ऑक्सीजन के अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है। बट इन नाइट
अब वहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है जो पेड़ प्रोड्यूस कर रहा होगा, बट कार्बन डाइऑक्साइड तो अभी भी उतनी ही प्रोड्यूस हो रही हो क्योंकि वो रेस्पायर कर रहा होगा। अगर रेस्पायर कर रहा होगा तो वहाँ पे अब क्या होगा, जो एक ट्री है तो उसके आसपास ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना, और अगर उसको हम इनहेल कर लेते हैं तो दैट मे कॉज कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग and it will severely affect our health or our respiratory system. So ये एडवाइस किया जाता है कि one should not sleep under a tree at night. ओके, देखिए फोटोसिंथेसिस जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस है। ये प्रोसेस किसका था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये कंबाइन होके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं, दिस इज फोटोसिंथेसिस। ये हम अपने फोटोसिंथेसिस वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं पहले। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, यानी कि जब ग्लूकोज को बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो होगा रेस्पायरेशन, और रेस्पायरेशन से बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, सो ये वाइस वर्सा प्रोसेसेस हैं दोनों, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, सो एक बार मैं फिर से इसको समराइज कर देता हूँ कि जब भी आपको क्वेश्चन आएगा रेस्पायरेशन इन प्लांट्स बाय रूट्स, आपको दो बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है, रूट हेयर और डिफ्यूजन प्रोसेस की, और साथ में ये जो 3 क्वेश्चंस यहाँ पे अपन ने डिस्कस किए ये आपको ध्यान रखने हैं। ओके, दैट्स इट, इतना आपका होगा रेस्पायरेशन बाय रूट्स। ओके, सो अब आप इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं रेस्पायरेशन बाय स्टेम एंड बाय लीव्स। Okay, so note down it. Okay students, so after completing respiration by roots, अब हम यहाँ पे आते हैं respiration by stem and respiration by leaves। काफ़ी छोटे टॉपिक्स है, एक बार समझ लेते हैं। तो स्टेम की बात करते हैं हम पहले, रेस्पायरेशन स्टेम में कैसे हो रहा होगा। तो देखिए 2 टाइप के स्टेम आपको देखने को मिलेंगे, एक जो अर्ली प्लांट है ना, यानी अभी बिल्कुल नया नया जो पेड़ है वो उगना शुरू हुआ है, पौधा उगना शुरू हुआ है, तो अर्ली स्टेम बोलेंगे उसको हम, या फिर हम उसको क्या बोलेंगे, ग्रीन स्टेम, अर्ली स्टेम या फिर ग्रीन स्टेम। तो यहाँ पे रेस्पायरेशन सेम वैसा ही होता है जैसा कि लीव्स में होता होगा, जो अभी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे लीव्स में। ओके, सो अर्ली स्टेम या ग्रीन स्टेम में जो रेस्पायरेशन है उसका प्रोसेस इज सेम एज स्टोमेटा इन लीव्स। ओके, नाउ अब जो प्लांट है वो 20 साल 25 साल इतना पुराना पेड़ हो चुका है, यानी कि उसकी जो स्टेम है वो ब्राउन हो चुकी है और वो स्टेम वुडी हो चुकी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, या तो वुडी प्लांट होगा या फिर हम उसको बोलेंगे ब्राउन स्टेम। ओके, तो यहाँ जो मेथड आपको लग रहा है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रोसेस तो अभी भी वही है, डिफ्यूजन, क्योंकि जो एयर है एयर से डिफ्यूज होकर गैसेस एक्सचेंज होगा, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। और जो उसको कैरी कर रहा है दैट इज लेंटिकल। लेंटिकल आर such specialized parts in stem which perform respiration. ओके, सो लेंटिकल्स आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ ओल्ड प्लांट्स में होने हैं, वुडी प्लांट्स में ही यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओके, सो स्टेम की इतनी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, लेंटिकल्स इंपॉर्टेंट है स्टेम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हाँ, लेकिन इससे केवल 1% ही यहाँ पे रेस्पायरेशन ये कैरी करेगा, ज़्यादातर रेस्पायरेशन तो स्टोमेटा से ही होना है, जो लीव्स के थ्रू होगा 90% से भी ज़्यादा है, जो कि यहाँ पे ये जाएगा मोर देन 90%। ओके, सो आफ्टर स्टेम लीव्स पे आते हैं, अगेन प्रोसेस इज सेम, दैट इज डिफ्यूजन, क्योंकि गैसेस एक्सचेंज से होगी, बस कंडीशन क्या है उसके लिए कि स्टोमेटा ओपन रहना चाहिए, ठीक है। स्टोमेटा ओपन रहेगा तो रेस्पायरेशन ज़्यादा फास्ट रेट से होगा। अब डे टाइम में क्या होगा, क्योंकि डे टाइम में आप ये देखो, ये जो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मैंने यहाँ पे एक ओपन स्टोमेटा बनाया हुआ है, एक यहाँ पे क्लोज स्टोमेटा बनाया हुआ है, तो ज़रा आप उसका ये सेंट्रल वाला रीजन देखिए, ये काफ़ी ब्रॉड है और ये काफ़ी छोटा है, इसको हम बोलते हैं स्टोमा, ये है स्टोमा। तो जहाँ पे स्टोमा की वाइड ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं ओपन स्टोमा, और जहाँ पे स्टोमा की ओपनिंग नैरो होती है वो है क्लोज स्टोमेटा। ओके, ओपन स्टोमेटा के लिए यहाँ में कंडीशन चाहिए कि वहाँ पे डे टाइम हो, ठीक है, और जो क्लोज स्टोमेटा है वो होगा आपके पास नाइट। ओके, सेकंड थिंग
कि अगर ओपन स्टोमेटा होगा तो यहाँ पे जो वाटर आ रहा होगा फोटोसिंथेसिस के लिए वो भी यहाँ पे इकट्ठा होगा, और सनलाइट जैसे ही पड़ेगी वैसे ही वाटर जो होगा वो एवेपोरेट हो जाएगा। साथ साथ में जो ऑक्सीजन यहाँ पे बनी होगी वो भी एटमॉस्फेयर की CO2 के साथ एक्सचेंज हो जाएगी। ओके, सो डे टाइम में इनका एक्सचेंज काफ़ी हो रहा है, बट अब नाइट आ गई तो देखिए ये बहुत ही नैरो है, यहाँ पर क्लोज स्टोमेटा में ये स्पेस बहुत ही नैरो है। अगर स्पेस नैरो है तो अब आपका सनलाइट है नहीं तो वाटर का एवापोरेशन हो नहीं रहा है, वाटर का एवापोरेशन हो नहीं रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो रिलीज नहीं हो रही है। अगर ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही है तो यहाँ पे किसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है? केवल कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पे आसपास आपका कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए प्रीवियसली हमने जब देखा, जब क्वेश्चन आया आपका कि वाई वन शुड नॉट स्लीप अंडर ट्री एट नाइट, सो रीजन इज दिस, क्योंकि CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा वहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इससे जो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग है इसकी मदद से जो गैस है, गैसियस एक्सचेंज यहाँ पे काम करता है। गैसियस एक्सचेंज ये यहाँ पे काम करेगा और ये एक्सचेंज होता रहेगा। ओके, सो इस तरीके से जो प्लांट है वो अपना रेस्पिरेशन परफॉर्म कर लेता है बाय द हेल्प ऑफ लीव्स एंड बाय द हेल्प ऑफ स्टेम्स। 90% से ज़्यादा जो रेस्पिरेशन हो रहा है दैट इज परफॉर्म्ड बाय आपका लीव्स। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। सो ये टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिए, छोटा सा ही टॉपिक है। और नेक्स्ट वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, नोट डाउन इट। नाउ आवर टॉपिक इज what is aerobic respiration and what is anaerobic respiration। ओके, सो कंपेयर करके उनको समझते हुए चलते हैं। सिंपल सा टॉपिक है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। सो एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो ये हमेशा अकर करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे ऑक्सीजन या तो मिनिमम होगा, नेग्लिजिबल होगा, या फिर ऑक्सीजन एब्सेंट ही होगा, जैसा कि मसल सेल में होता है या फिर ईस्ट में होता है। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इज कि यहाँ पे क्या हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन में, कि जो ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज के सारे केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए यूज हो रही है, और जब ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है तो एनर्जी लिबरेट हो रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लिबरेट हो रही है। जो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है ये आपके पास 36 ATPs रिलीज हो रही है। ओके, सो ग्लूकोज का हुआ ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की मदद से, तो इससे बना कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल निकले और 36 ATPs बन गए। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, यहाँ पे ग्लूकोज की बर्निंग जो है वो ऐसा सच नहीं हो पा रही है जैसे कि यहाँ पे हो रही थी, क्योंकि ऑक्सीजन एब्सेंट है। तो ग्लूकोज यहाँ पे क्या में कन्वर्ट हो रहा है? देखो, ग्लूकोज यहाँ पे एल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, यानी इथेनॉल बनाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और एनर्जी बन रही है जो कि काफ़ी कम है, 2 ATP की एनर्जी यहाँ पे बन रही है। ओके, तो यहाँ पे 36 ATPs और एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 ATPs का फॉर्मेशन हो रहा है। नाउ नेक्स्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन में यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है। देखिए, सारा ग्लूकोज ब्रेक हो गया, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। देन एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ही कम एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे हम बेसिकली देख सकते हैं कि जितना भी एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है यहाँ पे होगा क्रेब साइकिल। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो यू कैन लर्न फ्रॉम दैट। ओके, तो क्रेब साइकिल कहाँ पर हो रहा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेल। एरोबिक रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेल, साइकिल का नाम है क्रेब साइकिल। एनर्जी बनेगी 36 ATPs, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, ग्लूकोज की बर्निंग है, ज़्यादा एनर्जी बन रही है। गॉट इट? यहाँ पे सो ये जो सारा एनारोबिक रेस्पिरेशन की कहानी हो रही होगी, ये सारा प्रोसेस का नाम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्लाइकोलिसिस। कहाँ पे हो रहा होगा? साइटोप्लाज्म में।
यानी किसी भी सेल ऑर्गेनल में ये नहीं हो रहा है, ग्लूकोज जो है वो अभी आपका बाहर ही बर्न हो रहा है। ओके, कहाँ कहाँ पे हो सकता है? ईस्ट में कुछ बैक्टीरियाज है वहाँ पर और सर्टेन पैरासिटिक वॉर्म्स है वहाँ पर, ठीक है। और हम लोग में जहाँ होता है दैट इज कि मस्कुलर सेल्स जो है वहाँ पे। नाउ ईस्ट का में एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि ईस्ट फर्मेंटेशन में काफ़ी हेल्पफुल है। तो जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है जो हम अपने फूड बेवरेजेस में इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल बनाने में इस्तेमाल करते हैं, आपका जितना स्पंजी फूड होता है वहाँ बनाने में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे जो CO2 गैस रिलीज हो रही है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट स्पंजीनेस, क्योंकि वो CO2 गैस वहाँ ट्रैप हो जाएगी। तो केक स्पॉन्जी लगेंगे आपको, इडली जो है वो फूल जाएगी, ढोकला वो भी फूल जाएगा। वो जो पफीनेस आ रही है उसमें दैट पफ इज ड्यू टू द फर्मेंटेशन एंड रीजन बिहाइंड दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ट्रैपिंग वहाँ पे हो रही होगी, ठीक है। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमें देख लेंगे, ऑक्सीजन एब्सेंट है, प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस है, साइटोप्लाज्म में हो रही है। अगर ईस्ट करता है तो फर्मेंटेशन में होगा, केवल 2 ATP का वहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा होगा, और जो पफीनेस है दैट इज ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैपिंग। ओके, सो ये सारी कंडीशन हमें यहाँ पे एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ध्यान रखना है। 2 मार्क्स का ये टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, या अगर आपकी नॉन बोर्ड क्लास है तो वहाँ पे भी 2 to 3 मार्क्स में ये टॉपिक आएगा। ओके, सो नोट करिए इसको। सो स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट पोर्शन पे। सो एक बार मैं उसको समराइज कर देता हूँ कि अभी तक क्या पढ़ा है आपने रेस्पिरेशन में। तो देखें, ग्लूकोज हमारा रॉ मटेरियल है, इसको हमें ऑक्सीडाइज करना है और इससे एनर्जी बनानी है। ओके, रेस्पिरेशन यही है, सेलुलर रेस्पिरेशन। सो ग्लूकोज जो एक 6 कार्बन कंपाउंड है, ग्लाइकोलिसिस की मदद से आपने उसको एक 3 कार्बन कंपाउंड पाइरूवेट में कन्वर्ट किया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्लाइकोलिसिस हो रहा है आपके पास साइटोप्लाज्म में। ओके, सो पाइरूवेट में आपने कन्वर्ट किया। नाउ पाइरूवेट के पास 2 ऑप्शन है यहाँ पे। पहला कि इस पाइरूवेट का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है या तो वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो, या आप इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंट में आप इसको पाइरूवेट को कन्वर्ट कर रहे हो तो प्रोसेस का नाम होगा फर्मेंटेशन। ओके, और फर्मेंटेशन प्रोसेस से आपको इथेनॉल बनेगा और 2 ATPs आप उसको ले पाएंगे, ठीक है। अगर लैक्टिक एसिड बनता है तो फिर आप उससे भी सिर्फ 2 ATPs ले पाएंगे, लेकिन लैक्टिक एसिड बन रहा है आपके पास मसल सेल में, लैक्टिक एसिड मसल सेल में बन रहा है, फर्मेंटेशन हो रहा है ईस्ट में। ओके, ये हमें ध्यान रखना है। बट अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और पाइरूवेट कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो तुरंत ही ये पाइरूवेट क्रेब्स साइकिल के अंडर को वहाँ पे चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसकी मदद से ये और ज़्यादा प्रोसेस्ड होगा और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O एंड प्रोडक्ट बनेगा आपका। यहाँ पे जो ATP आपको मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 36 ATPs। ये हम अपने इस पूरे लेक्चर में देख चुके हैं। ओके, क्रेब्स साइकिल कहाँ हो रही होगी? यस, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल हो रही होगी। सो ग्लाइकोलिसिस is in cytoplasm and mitochondria is going on, Krebs cycle is going on in mitochondria. Okay, so ये प्रीफेस था। अब लास्ट पोर्शन क्या है जो इस चैप्टर का, वो है कंपैरिजन बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ओके, सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, फोटोसिंथेसिस जो है वो सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स में होगा जिनके पास क्लोरोफिल है। रेस्पिरेशन सारे के सारे लिविंग बींग्स में होगा, इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में फूड का सिंथेसिस होता है, यानी ग्लूकोज बनता है, बट रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। ओके, तो फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है रेस्पिरेशन में। देन फोटोसिंथेसिस में आप एनर्जी को स्टोर कर रहे हो, रेस्पिरेशन में आप एनर्जी रिलीज करा रहे हो। सो फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस होगी? एंडोथर्मल प्रोसेस, सनलाइट लग रही है वहाँ पे। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मल प्रोसेस है क्योंकि यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है। So we can say that photosynthesis is an anabolic process. Okay, कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है,
एंड रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, यानी कि डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस। एनाबॉलिज्म इट मींस बनना, कैटाबॉलिज्म यानी टूटना। सो एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्शन, रेस्पिरेशन कैटाबॉलिज्म यानी डिस्ट्रक्शन। ओके, देन फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा होगा आपके पास, रेडिएंट एनर्जी यानी कि जो सन एनर्जी है, सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है, दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी, और वो स्टोर हो रही है। बट रेस्पिरेशन में क्या हो रहा होगा, जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि फोटोसिंथेसिस में जो एंड प्रोडक्ट्स हैं दे आर शुगर, ऑक्सीजन एंड वाटर, एंड इन रेस्पिरेशन द एंड प्रोडक्ट्स आर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो बस आप ये पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखेंगे। वेटेज जिसका 1 मार्क या 2 मार्क्स के आसपास का है, मे बी आपके एग्जाम्स में ये काम में आ सकता है। सो जिस क्रोनोलॉजिकली हमने इस चैप्टर को जैसे शुरू किया है, आप इस चैप्टर को इसी तरीके से पढ़ोगे, इस वीडियो लेक्चर को आप पूरा फॉलो करोगे, तो ये चैप्टर क्लास 9th और क्लास 10th के लिए कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ओके, सो आई होप आपने ये सारा सब कुछ आप नोट करते जा रहे हो मेरे साथ साथ। नहीं किया है आप नोट कर लीजिए, और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप मुझे बोलिए, तो आई विल रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू वेरी मच।